सब पाकिस्तानी इस बात को सोचो कि सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, मगर 7 चीज़ें आवाम के लिए इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। बिजली, गैस, गाड़ी, पेट्रोल, घर, इलाज, सफ़र। और यही 7 चीज़ें आपके हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल फ्री हैं। फिर लिहाजा वो आपके खादिम होने के बजाय आप पर काबिज हो चुके हैं। अपना हक मांगो, नहीं मानते तो इनसे कब्जा छुड़ाने और हक छीनने का हौसला और हिम्मत पैदा करो। ये इन सब चीज़ों के अलावा तनख्वाह और पेंशन भी आपके खून पसीने की कमाई के टैक्स से लेते हैं। आपको लूट कर आपकी नस्लों को बर्बाद करके खुद अरबपति खरबपति बन चुके हैं। यकीन करो, अंग्रेज से आज़ादी के लिए कोई तहरीक ना चली और ना ही आज़ादी से कबल आप लोगों की जान और माल की कुर्बानियां देनी पड़ी, मगर मौजूदा गारतगर और कब्जा ग्रुप के चुंगल से आज़ादी के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज की कुछ डेवलपमेंट के साथ अपने तजिए के साथ मैं हाजिर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से कामयाबी के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। यही कुछ व्लॉग्स में मैं पहले आपको इशारा करता रहा हूँ कि 2-2.5 सालों में 2.25 सालों में जो कुछ पाकिस्तान का हशर हुआ और अमेरिका बहादुर और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो इस एरिया में इस खित्ते में चाहती है, हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और आपके जो डंक है वो निकाल दिए जाएंगे, आपको टुथलेस कर दिया जाएगा और इंडिया को यहाँ पर चीन के मुकाबले में खड़ा किया जाएगा, पावर दी जाएगी और फिर आपको एक बाजगुजार रियासत बनाया जाएगा, आपको एक तफैली रियासत इनकी बना दिया जाएगा और फिर आप कभी भी इनके सामने आंखें नहीं दिखा सकते। और इसी चीज़ की आप देख लीजिए, अगर कड़ी मिला ले कि पहले हम इंडिया को किताबों में, हम किस्सों में, हम अखबारों में, हम टेलीविज़न में यही देखते थे इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। लेकिन 2 सालों में आपने कोई ऐसी खबर नहीं देखी होगी, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं देखी होगी जो शो करती हो कि जनाब हमारी फ़ौज इंडिया के मुकाबले में कश्मीर के महाज पर लड़ रही है या अलर्ट है, या इंडिया के जितने भी 1800 किलोमीटर के फासले पे जो आपकी बॉर्डर लाइन है कहीं पर कोई ऐसी एक्टिविटी होती हो, क्योंकि इंडिया को अश्योरेंस दे दी गई है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कि जनाब पके हुए फल की तरह आपके झोली में गिरा दिया जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और फिर आपकी डिक्टेशन के मुताबिक इस खित्ते में पाकिस्तान आपके मुताबिक काम करेगा। और आप देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान अब हमारा दुश्मन है। जो नई फॉरेन पॉलिसी दी जा रही है अमेरिका के कहने पे, अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है। ये इंतहाई ख़तरनाक पॉलिसी है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर हमारे बलूचिस्तान में भी लगते हैं, हमारा KPK में भी लगता है, और अफ़गानिस्तान का जो रिश्ता है बलूचिस्तान से और KPK खैबर पख्तूनख्वा से है, वो ये 77 साल का नहीं है, ये हज़ारों साल का है। उनके खून एक है, उनकी ज़बान एक है, उनकी नस्ल एक है, उनका कल्चर एक है, उनके मेल मिलाप है, उनके हीरो एक हैं। यकीन जानिए ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म की डिक्टेशन जो अमेरिका दे रहा है, जिसकी वजह से हमें रिपरकशंस आगे देखने पड़ेंगे। और अमेरिका के कहने पे ही ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है, जैसे कि पहले दिलवाई गई थी, और फिर ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेहकाम है ये चला के आप एक नई जंग छेड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक और जो प्रिंसिपल और थ्योरी ख़तरनाक दी जा रही है कि जनाब ये जो ख्वाजा आसिफ जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो फराड की पैदावार है, 2018 में भी इसी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको हारे हुए ख्वाजा आसिफ को उस्मान डार के मुकाबले में हारा था, इसको जिता के लेकर आए, फिर 2024 में भी इसको जिता के लेकर आए, और ये बयान दे रहा है कि जनाब हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अफ़गानिस्तान तक जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और खुदा के बंदो, कर क्या रहे हो, ये आप कर नहीं पाओगे। और फिर आपकी इसी पॉलिसी पे जो इंडिया ने कहा था 23 अफराद को यहाँ पर आके मारा है और आप बोले नहीं हैं, और फिर
आपको जो अटैक किया था, जो कि इमरान खान साहब ने जवाब दिया था, वो भी याद है। इसी प्रिंसिपल पे जब आप टुथलेस हो जाएंगे, आप बाजगुजार हो जाएंगे, तो फिर आपके जहाँ जहाँ भी कोई शेल्टर कहीं होंगे तो वो भी निशाना करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और आगे जब आपको वेपन लेस किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो फिर वो जहाँ चाहेंगे आपके अटैक करेंगे, बल्कि आप बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। ये इंतहाई ख़तरनाक है। और भाइयों, अफ़गानिस्तान तो कभी किसी से मफ्तू हो ही नहीं सका, ये हिस्ट्री बोल रही है। वो आज़ाद मंश लोग हैं, चाहे वो केपी के लोग हैं, वो भी आज़ाद मंश लोग हैं। तो जब अंग्रेज़ों से नहीं संभल सका, जब वो रशियन से नहीं काबू आ सके, तो आपसे काबू आएंगे। खुदा का खौफ करो और कुछ होश संभालो, वरना आपकी दास्तान होगी दास्तानों में। नेक्स्ट खबर, अबसार आलम के एक ट्वीट पढ़ रहा था, जिसका लबे लबाब ये है कि जनाब पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो गद्दारी कर रहे हैं और ऐसी हरकतें ना करें। आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, इस तरह की बात की है। ये अबसार आलम जो कि कम पढ़ा लिखा लिफाफा सहाफ़ी है, इंतहाई गैर मंतकी बात की है। जब मैंने उस पर कमेंट्स पढ़े तो हज़ारों के हिसाब से कमेंट्स थे, और तमाम पे इस शख्स को लान तानी हुई हैं, गालियाँ ही पड़ी हैं। कुछ लॉजिकल बातें, 2-3 ट्वीट्स जो जवाब है वही मेरा जवाब है, इसमें एनालिसिस करने की फ़र्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दोस्त ने अबसार आलम के इस कम अकल और कंपनी को खुश करने के लिए, गलत करों को खुश करने के लिए जो ट्वीट किया, उसके जवाब में एक दोस्त ने कहा, ओ भाई मिसालें तो बता दें जब ओवरसीज़ इंडियंस ने इंडियन शरीयत छोड़ने के बावजूद, ऐसी सियासी इख्तलाफात के बावजूद इंडिया के ख़िलाफ़ अमेरिका से करारदाद पास करवाई हो या लॉबिंग की हो, जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनको पाकिस्तानी दोहरी शरीयत का हक भी देता है, पैसा खर्च करके पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ अमेरिका में लॉबिंग करते हैं। एक भाई ने कहा है, मिसालें दे जब इंडिया में इंतखाबात से पहले, दौरान और बाद में वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में होता है। कुछ मिसालें दीजिए जब इंडियन इस्टेब्लिशमेंट एक जमात को कुचलने के लिए इस हद तक गई हो। कुछ मिसालें दीजिए जब इंडिया में रात के 12-12 बजे तक अदालतें खोलकर 3 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान जैसे सियासतदान को वहाँ पर 35 साल किसी को सज़ा दी गई हो। कुछ मिसालें दीजिए इंडिया की जब उम्मीदवारों को अगवा किया गया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हो, इंतखाबी निशान छीने गए हों, एक सियासी जमात के लोगों के इतनी बड़ी तादाद में घर तोड़े गए हों, कैंपेन ना करने दी गई हो, जालसाजी से जीते हुए उम्मीदवारों को फॉर्म 47 पर हरा दिया गया हो, बारी बारी इन बदमाशों को हुकूमत दी गई हो, हारी हुई जमातों को हुकूमत बनवा दी गई हो। इंडिया से कोई मिसाल दीजिए कि किसी सियासी जमात के सरबराह का नाम, तस्वीर टीवी पे लेनी या चलाने पर पाबंदी लगाई गई हो। इंडिया से कोई मिसाल दीजिए जब किसी सियासी जमात के सरबराह की शादी तक गैर कानूनी करार दी गई हो। एक और दोस्त ने कहा, क्या इंडिया में इस तरह इलेक्शन होते हैं जिस तरह आपने करवाए हैं? क्या इस तरह लोगों को मारा पीटा जाता है? क्या इनकी फ़ौज सियासी पार्टियों का ये हाल करती है जैसे आप करते हैं? ज़रा सोच तो लो कहने से पहले कि क्या इंडिया की ये राह ये करती है, अपने जजों के बेडरूम पे कैमरे लगाती है? अगर इंडियन फ़ौज ऐसा नहीं करती तो फिर आपकी फ़ौज ऐसा करती है और सब कुछ करती है, अब सबके सामने आया है। ये सारी चीज़ों के अलावा मोहतरम इतनी उसने खुली बात कर दी है, इंडिया कहाँ, पाकिस्तान कहाँ? खुदा का खौफ करो। जो इन गारतगरों ने पाकिस्तान के साथ किया, आपके कारोबार पे कब्ज़ा कर लिया, आपकी तजारत पे कब्ज़ा कर लिया, आपकी सनत पे कब्ज़ा कर लिया, आपके इंस्टीट्यूशन पे कब्ज़ा कर लिया, आपके जुडिशल सिस्टम पे कब्ज़ा कर लिया। आपकी कौन सी बरादरी या इंस्टीट्यूशन, इदारा है, हुकूमती या गैर हुकूमती, जिस पर काबिज़ ना हो? आपके टॉप से लेके बॉटम तक ये पेनिट्रेट कर चुके हैं। इंडिया में ऐसा होता है? खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। तुमने भी कब्र पे जाना है, तुमने भी खुदा को जवाब देना है। बस यहीं तक अबसार आलम, कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। इसके अलावा एक और ख़बर आपको मालूम है कि जिस तरह अमरीकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की, अमरीकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 28%
کے حساب سے، یعنی کہ 368 کے ووٹ دیے اور بتایا کہ پاکستان کے جو 8 فروری کے الیکشن ہیں وہ فراڈ ہیں۔ اس کے بعد جعلی حکومت، ڈمی حکومت، غلام حکومت، ٹاؤٹ حکومت، فارم 47 کی پیداوار حکومت نے جعلی عکس ڈالنے کے لیے کیا کیا ابھی کہ اسمبلی میں کانگریس کی قرارداد کے خلاف قرارداد پاس کروا کے سیدھے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے پاس حاضری کے لیے پہنچ گئے اور معافی مانگ لی، اور اسی کی ٹویٹ کی جناب نجم سیٹھی نے اور کہا کہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار نے بھڑکے مار کر عوام کو خوش تو کر دیا مگر وہاں جا کر بکری بن گئے، اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو چائے کافی پلا کر یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی اور آپ بھی جوابی کارروائی نہ کریں، ایسا نہ ہو کانگریس سے ایک اور قرارداد آ جائے۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا پیش خیمہ ہے، آپ سے دنیا کی کوئی ریاست سے تو خوش نہیں ہے، حالانکہ آپ کو اپنے مقاصد کے لیے ویسٹ بھی یوز کر رہی ہے، ویسٹرن کنٹریز بھی، یورپ بھی، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ سارے استعمال کرنے کے باوجود، لیکن اب ان کو ریلائزیشن ہو چکی ہے کہ جناب پاکستان اس طرح نہیں ہم کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ عوام کی جو ہے اوور ویلمنگ میجورٹی ان تمام چیزوں سے جو آپ کر رہے ہیں وہ شدید نالہ ہے، اور اس لیے آپ کی یہ ساری جو تھیوری ہے وہ ناکام ہو گئی۔ اسی لیے آپ جو معلوم ہے کہ 368 جو کانگریس مین ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے آؤٹ آف 400، غالباً ان کی ٹوٹل تعداد ہے، کچھ لوگ نہیں آئے اور 7 نے نہیں دیا، 368 میں سے تمام ڈیموکریٹس نے یہ دیا، اور ڈیموکریٹس کی اس وقت حکومت ہے بائیڈن کی، اور ریپبلکن کے ساتھ لوگوں نے نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب تمام ڈیموکریٹس جب تک حکومت کی آشیرواد نہ ہو یا ان کو گرین سگنل نہ دیا ہو کہ اتنی اوور ویلمنگ میجارٹی میں اتنی زبردست قسم کی قرارداد پاس کر سکیں جس کے آگے ریپرکیشنز بھی آنے والے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر ان غارت گروں کے، ان پی ڈی ایم کی، ان فارم 47 کی حکومت کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ چائنا بھی ناراض، ویسٹ بھی ناراض، امریکہ بھی ناراض، اور اب یہ پیش خیمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ریزولوشن پاس ہوئی جس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی اب جا رہی ہے، ٹرمپ آنے والا ہے، تو چیزیں چینج ہو رہی ہے، اس لیے امیدیں باہر رکھیے، انشاءاللہ اپنی جد و جہد جاری رکھیے، سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، جہاں جہاں پبلک میں، جہاں آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق اختیار کریں، اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے اور آپ کو تبدیل کر کے ہی پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائیں گے۔ اور آخری خبر جو جیسا کہ 3-4 دنوں سے چل رہی ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کی جو اپیل فل بینچ سپریم کورٹ میں کل ریزیوم کریں گے، اب دیکھیے کہ کل فیصلہ آتا ہے یہ فردر چلے گا، اسپیشلی جو 4 پیج کی صفحے کی ترمین اللہ صاحب نے زبردست قسم کی تحریر لی ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو خاص کر الیکشن کمیشن کو پھنسا لیا ہے اور جواب مانگ لیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو پھنسا لیا ہے، کیونکہ یہ شخص چیف جسٹس ہے جو ورس چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور اس کے بارے سے مجھے یاد پڑتا ہے لیاقت چٹھا کے جو کمشنر نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ جناب جو میں نے کیا، میں نے آروز کو دیکھا وہ رو رہے تھے، لیکن جو میں نے کرائم کیا ہے میری اس کرائم کی سزا مجھے دی جائے اور کچہری چوک میں مجھے سزائے موت دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا کہ جناب چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہاں پر سزائے موت دی جائے۔ یہ تھی حقیقت جس کی وجہ سے جناب یہ کنٹمپٹ پٹیشن اور پھر اس کو معاف کیا گیا، لیکن اس کو نہیں بلایا گیا، آج وہ غائب ہے، شاید ہاؤس اریسٹ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، آپ بلائیں نا جی چیف جسٹس سوموٹو لے اس شخص کو، لیاقت چٹھے کو بلائیں، اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور بیٹھے ہیں اسی میں بلہ بھی چھین لیا اور آپ کے خلاف سیویئر ایلیگیشن بھی ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے عمران ریاض صاحب قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے تاریخ کی بدترین دھاندلی اور فسطائیت انتہائی پرسکون انداز میں خاموشی سے بیٹھ کر دیکھی ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جو بالآخر چکانا پڑتی ہے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔